गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपके उज्जवल भविष्य और सुखद जीवन की शुभकामना के साथ हम आज डे 4 के क्लास के लिए उपलब्ध हैं। ज्योग्राफी का ये डे 4 क्लास जो है ये आपको आगे के लिए तैयारी में बहुत सारा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर और टॉपिक है। ये जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, पिछले क्लास में आपने देखा था कि भारत का ऊपरी पोर्शन यानी स्थलीय सीमा के निर्धारण में हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था कि उसका निर्धारण कैसे होता है, उसमें कौन कौन सा भाग क्या क्या होता है। आज हम लोग भारत का समुद्री सीमा अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसे इंग्लिश में हम लोग मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये मैरीटाइम बॉर्डर्स में क्या क्या आता है, हम लोगों ने एक पिक्चर्स ड्रॉ किया है। इस पिक्चर्स को आप देखेंगे और यहाँ आप समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या आने वाला है। यहाँ सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, गुजरात की तरफ से चलते हैं, जहाँ से आपके बॉर्डर की शुरुआत होती है। तो गुजरात में जैसे ही हम लोग समुद्र की शुरुआत होती है, ये सारा पोर्शन अरब सागर होता है, यानी कि हमारे भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। और अरब सागर में एक बे बनता है, बे या गल्फ़, ये जो वर्ड यूज होता है, हालांकि दोनों अलग अलग होते हैं, बे अलग होता है, गल्फ़ अलग होता है, दोनों का डिफिनीशन अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बे और गल्फ़ का फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं। और आगे जब हम लोग एक चैप्टर फिर टॉपिक पढ़ेंगे बे और गल्फ़, तो वहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे कि बे और गल्फ़ में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि ये बे या गल्फ़ जो होता है ये कैसे बनता है। तो जब कोई भी स्थल वाला पोर्शन तीन तरफ से समुद्र के पानी को, समुद्र के जल को घेर लेता है, तो यह जो पोर्शन कहलाता है, इसी पोर्शन को हम लोग बे या गल्फ़ के नाम से जानते हैं। यहाँ एक गल्फ़ बन रहा है। ये गल्फ़ क्या जो है, यहाँ कच्छ का रन पड़ता है, गुजरात का ये पोर्शन है सब। और यही जो ये पोर्शन, ये जो तीन तरफ से घिरा हुआ जल है, ये कहलाता है गल्फ़ ऑफ कच्छ, यानी कच्छ की खाड़ी। उसके बाद जब नीचे की तरफ आप जाते हैं, अरब सागर में ही फिर एक और पोर्शन है जो तीन तरफ से स्थलीय भाग से समुद्र का घिर जाता है। यह जो तीन तरफ से स्थलीय भाग घिरता है, इसको बे ऑफ खंभात या बे ऑफ कॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है, खंभात की खाड़ी। उसके आगे जब हम लोग फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो महाराष्ट्र आता है, ये सब पोर्शन सब समुद्री सीमा को छूते हैं। और फिर आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो यहाँ हम लोग आते हैं श्रीलंका के पास। तो श्रीलंका और भारत के बीच में फिर गल्फ़ बनता है। आपके पास प्रश्न उठता है कि ये गल्फ़ कैसे बन गया, यहाँ तो दो तरफ है, एक श्रीलंका है और दूसरी तरफ जो है भारत है। अब यहाँ गल्फ़ कैसे बनेगा? तो आपको एक बात बताएं कि आप न्यूज़ सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो देखते होंगे कि आदम के पुल की चर्चा होती है, श्री राम सेतु जिसको कहा जाता है। तो श्री राम सेतु का निर्माण लगभग 2.25 लाख वर्ष पहले किया गया था। ये नासा के सर्वे के अनुसार से हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा है और बहुत सारे आर्टिकल्स भी इसके विषय में लिखे गए हैं, जिसके हम लोग पढ़ा है कि लगभग 2.25 लाख वर्ष पहले आदम के पुल का निर्माण किया गया था, जो बड़े बड़े चट्टानों से जिसका निर्माण किया गया था। ये बड़े बड़े जो चट्टान हैं, इनके अवशेष के रूप में भारत से लेकर के और श्रीलंका तक कंटिन्यू पत्थरों का एक बहुत बड़ा सीरीज़ बन गया है और जो पुल के रूप में कंप्लीट निर्मित है। पहले तो थी नहीं कि ब्रिज बनाई जाती थी, पिलर पर ब्रिज बनाई जाती थी। अब ये जो है सो पूरा चट्टानों से ही बन गया है। तो अब चट्टानों से जो ये लंबी एक पुल के रूप में बनी थी, चौड़ी और लंबी पुल बनी थी, उसका जो अवशेष है जो अभी भी वर्तमान में उपलब्ध है, इसी को कहा जाता है आदम के पुल। आदम के पुल के नाम से जाना जाता है या श्री राम सेतु के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये एक तरफ भारत, दूसरी तरफ श्रीलंका और तीसरी तरफ जो है ये आदम का पुल या श्री राम सेतु उपलब्ध है। इसी के वजह से फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि दो तरह के हम लोगों को खाड़ी का यहाँ पर स्थिति देखने को मिलता है। एक हो जाता है जो अब गल्फ़ ऑफ मन्नार कहलाता है, यानी मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पोर्शन हो जाता है श्रीलंका के पश्चिम दिशा में और ये आदम के पुल के पश्चिम दिशा में हो जाता है। फिर इसके बाद एक पाक स्टेट, पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। यानी इसके पूरब वाला जो भाग होता है ये पाक स्टेट या स्टेट भी वर्ड प्रयोग होता है, स्टेट भी लोग प्रयोग कर देते हैं। तो एक
पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य, अक्सर क्वेश्चन पूछा भी करता है कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज करके उनको लगता है पाकिस्तान वाले पोर्शन में स्थित होगा, अरब सागर में होगा, वो गलत कर जाते हैं। ये हिंद महासागर का पोर्शन पड़ता है और हिंद महासागर में जो है पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य स्थित है, जो श्रीलंका और भारत के बीच जो है जल भाग को कनेक्ट करने के लिए वो जल से जुड़ा हुआ भाग है, जिसे पाक जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। फिर जब आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ फिर एक खाड़ी बनता है। यह जो खाड़ी बनता है, यह खाड़ी वाला भाग हम लोगों को बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इधर बांग्लादेश हो जाता है, बांग्लादेश, और ये जो पोर्शन हो जाता है इधर भारत का पोर्शन, ये वाला क्षेत्र हमारा बंगाल के खाड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी का विस्तार बहुत ज़्यादा हम लोग लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जाकर नदियाँ गिरती हैं, तो ये पूरा क्षेत्र हम लोगों को बंगाल के खाड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर हम लोग यहाँ देखेंगे अंडमान का सारा क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं। अंडमान और निकोबार में भी हम लोग देखेंगे, इधर अंडमान सी हो जाता है, इधर अंडमान सी हो जाता है, मतलब अंडमान के पास वाला जो क्षेत्र है उसे अंडमान सी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब उधर जाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को और देखते हैं या चर्चा करते हैं कि जैसे ये था हम लोगों का समुद्री सीमा का पोर्शन, लेकिन समुद्री सीमा में अब हम लोगों के पास फिर आता है इधर अंडमान और निकोबार का क्षेत्र। तो अंडमान और निकोबार का जो क्षेत्र होता है, ये हम लोग नीचे चलते हैं तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, यानी हम लोग ये देखे थे 8.4 डिग्री से, जस्ट तीसरे थर्ड डे के क्लास में आपको हमने बताया था कि यहाँ से शुरू होता है जो भारत का सबसे साउथर्न पोस्ट होता है, सबसे साउथर्न प्लेस होता है, वह होता है इंदिरा पॉइंट। वो इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और ग्रेट निकोबार सबसे लास्ट वाला भारत का क्षेत्र है। इसके ऊपर जब हम लोग आते हैं तो लिटिल निकोबार आता है, उसके ऊपर जब हम लोग आते हैं तो कार निकोबार आता है, कोमोरा आइसलैंड हो जाता है, और कोमोरा आइसलैंड के बाद जब ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो कार निकोबार आता है, और कार निकोबार के बाद हम लोग देखते हैं लिटिल अंडमान का पोर्शन होता है। लिटिल अंडमान से जब ऊपर जाते हैं तो साउथ अंडमान होता है, और साउथ अंडमान के बाद जब होता है ये हम लोगों को मिडिल अंडमान आता है, और मिडिल अंडमान के बाद तब हम लोग नॉर्थ अंडमान को देखते हैं। जो हमारा पोर्ट ब्लेयर होता है वो साउथ अंडमान में हमारा पोर्ट ब्लेयर का पोर्शन पड़ता है। सबसे लास्ट वाले क्षेत्र में पोर्ट ब्लेयर पड़ता है, जो उसकी राजधानी के रूप में अंडमान निकोबार के राजधानी के रूप में जाना जाता है। एक और प्लेस यहाँ पड़ता है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डंकन पैसेज कहाँ होता है। ये डंकन पैसेज जो है ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का एक क्षेत्र है, जिसे डंकन पैसेज के नाम से जाना जाता है। और जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच फिर एक हमारा 10 डिग्री अक्षांश वहाँ से गुजरता है, 10 डिग्री साउथ। ये 10 डिग्री साउथ जो हम लोग देख रहे हैं, ये 10 डिग्री साउथ का अक्षांश जो हमारा है, यानी 10 डिग्री चैनल के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसी 10 डिग्री अक्षांश को 10 डिग्री चैनल के नाम से हम पुकारते हैं, जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच मध्य में स्थित है। वहीं एक और क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे सुमात्रा द्वीप जो होता है, ये सुमात्रा द्वीप हमारे ये उधर पड़ता है, ग्रेट निकोबार के बाद लास्ट वाला पोर्शन होता है। इन दोनों के बीच से एक और ग्रांड चैनल गुजरता है, वो ग्रांड चैनल हमारा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच से गुजरता है। क्वेश्चन पूछा करता है कि ग्रांड चैनल कहाँ से गुजरता है, तो ग्रांड चैनल सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच से गुजरता है। इसके बाद आपके पास ये जो चीज़ें हम लोगों ने देखा, अब आपके पास प्रश्न आता है कि समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे होता है। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ हम लोगों में छूट रहा है जो हम लोग चर्चा कर लें कि लक्षद्वीप, ये तो हम लोगों ने देखा कि अंडमान और निकोबार की बातें हम लोगों ने देखा, तो अंडमान निकोबार के बाद फिर हम लोग लक्षद्वीप की तरफ आते हैं। तो लक्षद्वीप में हम लोग देखते हैं कि ये अरब सागर का पोर्शन लगभग पड़ता है। अरब सागर के पोर्शन में लक्षद्वीप का क्षेत्र पड़ता है। लक्षद्वीप क्या में करावती पड़ता है, मिनिकॉय पड़ता है, और उसके लास्ट में मालदीव, यहाँ जो एक छोटा सा कंट्री है मालदीव, यहाँ पर पड़ता है। यहाँ भी 2-3 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि आपको मालदीव और मिनिकॉय के बीच से 8 डिग्री अक्षांश गुजरता है। ये 8 डिग्री अक्षांश जो गुजरता है इसे 8 डिग्री चैनल के नाम से पुकारा जाता है। तो 8 डिग्री अक्षांश कहाँ से गुजरती है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच से 8 डिग्री अक्षांश गुजरती है। फिर आपको आता है कि 9 डिग्री अक्षांश
यानी 9 डिग्री चैनल, इसको भी 9 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। 9 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरती है? तो 9 डिग्री चैनल करावती और मिनिकॉय के बीच का जो पोर्शन होता है, यहाँ से 9 डिग्री चैनल गुजरती है। नोट करते चलेंगे सब चीज़ों को कि 9 डिग्री चैनल करावती और मिनिकॉय के बीच से गुजरती है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के नाम से गुजरती है। ये चैनल जो अक्षांश हैं, उसी अक्षांश का नाम चैनल के नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ जो हम लोगों ने देखा, लक्षद्वीप की बात हम लोगों ने देखा, लक्षद्वीप में नंबर ऑफ द्वीप्स आइसलैंड कितने हैं? तो लक्षद्वीप में नंबर ऑफ जो आइसलैंड्स हैं, इनकी संख्या 36 है। ये 36 जो आइसलैंड हैं, यानी 36 जो द्वीप हैं, ये 36 द्वीप इनहैबिटेड नहीं है, सभी जो हैं सो रहने के योग्य नहीं है। ये 36, इन सभी 36 आइसलैंडों में जो है 10 आइसलैंड ही ऐसे हैं जो मानव जहाँ निवास करते हैं, मानव के निवास के योग्य हैं और मानव वहाँ पर निवास करते हैं। ये कहीं कहीं आपको एरर डाटा एरर मिल सकता है, कहीं 32 भी लोग लिख देते हैं, 34 भी लिख देते हैं, लेकिन ये वेरीफाइड डाटा जो हम लोग मैक्सिमम आप पाएंगे, अधिक से अधिक जगहों पर आप पाएंगे, वो 36 डाटा पाएंगे कि लक्षद्वीप में नंबर ऑफ आइसलैंड की संख्या 36 है, 36 है। फिर आप यहाँ पर एक और यहाँ पर बात आपको बता दें जिसे आप नोट करेंगे कि ये पूछता है क्वेश्चन कि लक्षद्वीप किस तरह के चट्टानों से बना है। तो ये अक्सर पूछता है, जिसे आप नोट करेंगे कि लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो मूंगा चट्टानों से हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। आगे आपके पास आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नंबर ऑफ आइसलैंड कितने हैं, द्वीपों की संख्या कितनी है। ये नंबर ऑफ आइसलैंड जो हमारे होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें हैं, और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आइसलैंड की संख्या यानी द्वीपों की संख्या 572 है। 572 इनकी संख्या है, आइसलैंड की संख्या, द्वीपों की संख्या, जो अलग अलग जगहों पर वैरी करता है। लेकिन आप इसे देखेंगे, जो डाटाज देखेंगे, आप वेरीफाइड डाटा देखेंगे, तो हमारे भारत के साइड जो भी आपको जोग्राफिकल साइट्स हैं, वहाँ पर जाकर जब आप देखेंगे तो पाएंगे ये नंबर ऑफ आइसलैंड्स की संख्या अंडमान और निकोबार में 572 दिया गया है। लेकिन 572 जो है ये सब इनहैबिटेड नहीं है। यहाँ भी फिर हमारे पास आता है कि कुल इनहैबिटेड मतलब रहने योग्य जो हैं, निवास के योग्य, इनमें द्वीपों की संख्या कितनी है? ये 37 है। मात्र 37 ऐसे द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो रहने के योग्य हैं। यही कारण है कि यहाँ 572 आइसलैंड्स में से मात्र 37 आइसलैंड्स इनहैबिटेड हैं, रहने के योग्य हैं। इसी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। मरकत द्वीप के नाम से इसे पुकारा जाता है। मरकत द्वीप को इंग्लिश में हम लोग उसके लिए वर्ड प्रयोग करते हैं एमराल्ड आइसलैंड्स। एमराल्ड आइसलैंड्स मतलब मरकत द्वीप, यानी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अधिक मैक्सिमम जो द्वीप हैं वो रहने के योग्य नहीं हैं। और ये क्षेत्र जो हमारा होता है ज्वालामुखी के उद्गार के लिए काफ़ी जाना जाता है, और यहीं सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, जो आगे फिर हम लोग जब ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग उन चीज़ों की चर्चा विस्तार से करेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत में इस तरह से अब हमारे इस जल क्षेत्र में कितने द्वीपों की संख्या है। तो पूरे भारत में जो द्वीपों की संख्या है वो वर्तमान डाटा जो हम लोगों के पास उपलब्ध है उसके अनुसार से पूरे भारत में द्वीपों की संख्या 1208 है, यानी 1208 आइसलैंड्स हमारे पूरे भारत के समुद्री सीमा में पाए जाते हैं, मतलब उपलब्ध हैं वर्तमान में। ये चीज़ हम लोग देखेंगे, इसे भी आप नोट कर लेंगे। ये भी डाटा आपको वैरी करेगा डिफरेंट बुक्स में। आपको अगर बुक्स में पुराने डाटाज हैं तो वो अलग मिलेंगे, वैरीज मिलेंगे, वो 300 समथिंग ही मिल सकता है, तो उसे आप वेरीफाई कर लेंगे और चेक कर लेंगे। वर्तमान में भारत के पूरे आइसलैंड्स की नंबर ऑफ आइसलैंड्स जो हैं उसकी संख्या 1208 है। ये किसी साइट्स पे भी आप देखेंगे, नेट्स वगैरह में देखेंगे तो वेरीफाइड डाटा में ये चीज़ उपलब्ध आपको मिलती है। तो ये डाटा का वो खेल वैरी कर सकता है, लेकिन हम लोगों का डाटा वेरीफाइड है, इसे आप एक्सेप्टेबल लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने बात किया, अब ये जो चीज़ें हम लोगों ने देखा, मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात हम लोगों ने जी किया, तो समुद्र में सीमा का निर्धारण कैसे होता है। ये तो मतलब हम लोगों ने देखा कि समुद्र में हमारा पोर्शन कहाँ कहाँ तक है, कैसे है। अब सीमा निर्धारण कैसे होता है, तो जैसे हम लोग कैसे किलोमीटर में हम लोग मेजर करते हैं स्थलीय भूभाग को, तो स्थलीय भूभाग को आप किलोमीटर में मापते हैं, तो फिर यहाँ समुद्री भूभाग को कैसे मापेंगे। अब समुद्री भूभाग को मापने के लिए जो है एक आता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल
नॉटिकल मील या नॉटिकल माइल, अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं, माइल भी लोग पढ़ते हैं, मील भी पढ़ते हैं। मील हम लोग देखते हैं लिखा हुआ कहीं कि इतना मील दूरी है, तो नॉटिकल मील जो है ये समुद्र की सीमा, या हिंदी में इसको समुद्री सीमा भी, समुद्री दूरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। समुद्री मील भी इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि समुद्री मील। अब 1 नॉटिकल मील कितना होता है, तो 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.8 और फिर पॉइंट में कुछ वैल्यू होगा, 8 मील के बराबर होता है। 1 नॉटिकल माइल 1.8 मील के बराबर होता है। अब यही 1 जो नॉटिकल माइल आपने देखा, इसी के आधार पर हम लोग समुद्र में दूरी को मेजर करने के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे कैसे मेजर होगा। सबसे पहली बात तो हम लोगों के पास एक प्रश्न आता है कि समुद्र की सीमा जो हम लोग देख रहे हैं ये सब टेढ़ी मेढ़ी सीमा है, कहीं सीधी है नहीं, तो हम समुद्र का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, कहाँ तक समुद्र का कहाँ तक का भाग हमारा होगा, ये कैसे हम लोग मेजर करेंगे। अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जो टेढ़ी मेढ़ी हमारी रेखाएं हैं इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो अब सीधा कैसे कर दीजिएगा आप, जब रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, मतलब ये जो हमारे स्थलीय भूभाग है टेढ़ी मेढ़ी इसको है, तो इसको आप सीधा कैसे करेंगे। तो सीधा करने के लिए क्या किया जाता है, एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ किया जाता है। ये जो काल्पनिक रेखा एक ड्रॉ की जाती है जहाँ से कि हम समुद्री सीमा को माप सकें, यही काल्पनिक रेखा, इस काल्पनिक रेखा का नाम दिया गया है आधार रेखा। इंग्लिश में इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बेस लाइन। ये आधार रेखा जो होता है ये टेढ़ी मेढ़ी स्थलीय समुद्री सीमाओं को काल्पनिक रूप में सीधी करके मापने के लिए निर्धारित की गई रेखा आधार रेखा कहलाती है। अब आधार रेखा जो हम लोगों ने मान लिया, तो अब यहाँ से इस आधार रेखा से हम लोग समुद्र में दूरी मापना शुरू करते हैं। तो समुद्र में 3-4 तरह का हम लोग देखेंगे सीमा निर्धारण है। तो वो कौन सा है, जैसे भारत का क्षेत्र अगर हम लोग मापते हैं, ये जो है यूएनओ के तहत ये सब चीज़ निर्धारित होता है। वहाँ यूएनओ के अंतर्गत एक ट्रीटी होती है, संधि होती है आसपास के जो देश होते हैं उनके बीच में, और वो समुद्र की सीमा का निर्धारण होता है। तो हमारे समुद्र की सीमा में सबसे पहले भारत का जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं ये आधार रेखा से चलता है और 12 नॉटिकल माइल तक, पहला आता है 12 नॉटिकल माइल। ये 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र क्या कहलाता है, हम लोग यहाँ देखेंगे 12 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है इसको रीजनल सी के नाम से जाना जाता है। आप नोट करेंगे 12 नॉटिकल माइल यानी समुद्र में आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी रीजनल सी या क्षेत्रीय सागर, हिंदी में क्षेत्रीय सागर के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्रीय सागर का क्या इम्पोर्टेंस है, आप जाते होंगे मुंबई वगैरह, कभी बीच वगैरह पे गए होंगे तो घूमने के लिए कभी निकले होंगे तो देखे होइएगा जो आपको जहाज़ है, जो पानी वाला जहाज़ है, छोटे छोटे जो आपको बोट्स हैं या जहाज़ हैं, वो जो आपको लेकर जाते हैं तो वो बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, एक लिमिट टाइम तक, लिमिट डिस्टेंस तक जा कर के फिर वो लौट आते हैं, क्योंकि उसके बाद उनका बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। ये 12 नॉटिकल माइल तक फ्री होता है रीजनल सी क्षेत्रीय सागर, मतलब कोई भी आम आदमी यहाँ तक जा कर के घूम करके आ सकता है, उस पर बैन नहीं होता है, घूमने की आपको आज़ादी होती है। 12 नॉटिकल माइल के बाद जाने के लिए फिर अब आपको परमिशन चाहिए, तब आप जा सकते हैं। क्या आपका पर्पस होता है, क्यों आप जा रहे हैं। अब 12 नॉटिकल माइल के बाद तो नोट करेंगे क्षेत्रीय सागर जो हमारा होता है ये एक निश्चित दूरी तक घूमने फिरने की आज़ादी वाली, स्वतंत्रता वाला क्षेत्र होता है, आम आदमी के लिए फ्री क्षेत्र होता है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी जो है हमारी फिर लिमिट की जाती है। ये 24 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है इसको क्या करते हैं, 24 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है इसको कॉन्टीजियस जोन, कॉन्टीजियस जोन नोट कर लेंगे, इंग्लिश में कॉन्टीजियस जोन, हिंदी में इसको जो है कहा जाता है, इसके लिए वर्ड प्रयोग होता है अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र भी इसको कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। 24 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है यह अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, अब भारत सरकार जो सीमा शुल्क वसूलती है,
जब कोई कंट्री किसी दूसरे देश से कोई भी बोट आता है या इंपोर्ट आयात करके वस्तु मंगाया जाता है, कोई भी चीज़ें जब आपके देश में आती है तो सीमा शुल्क वसूली का काम भारत सरकार करती है। ये सीमा शुल्क वसूली का जो काम होता है ये 24 नॉटिकल माइल वाले क्षेत्र में होता है। जैसे वो 24 नॉटिकल माइल की दूरी के अंदर इन करता है तो उसी के अंदर आने के बाद भारत सरकार अपना सीमा शुल्क वसूली का काम करती है। ये क्षेत्र हमारा संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल के नाम से जाना जाता है, जो आप नोट कर लेंगे। फिर आता है, अब इसके बाद जो है आप एक आता है हमारा लिमिट 200 नॉटिकल माइल तक का। ये 200 नॉटिकल माइल की जो दूरी होती है इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से इसे पुकारा जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, ये लिमिट क्यों की गई है, तो ये जो 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी है, आप देखते होंगे कि मुंबई हाई का नाम आपने सुने होंगे, जो रिलायंस की रिलायंस के द्वारा भारत में सबसे बड़ी और प्राइवेट सेक्टर्स की कहिए या ऐसे भी वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा ऐसे उत्पादन करने वाली कंपनी ऐसे भी है, तो रिलायंस के द्वारा जो स्थापित की गई है मुंबई हाई जिसको कहा जाता है, वो वायल तेल निकालने वाला जो फैक्ट्री लगाई गई है वो इसी में है। ये समुद्र के अंदर पाया जाता है, जो मुंबई की तरफ इधर पोर्शन उसका पड़ता है। तो ये 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत होता है। लेकिन क्या 200 नॉटिकल माइल के बाद भी सीमा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज़ अब सबके लिए फ्री होता है। ये 200 नॉटिकल माइल तक का जो दूरी होता है ये आपके लिए इकोनॉमिक पर्पस से आपको फ्री किया गया है, आपके टीटी में ये निर्धारित किया गया है। यानी आप इस 200 नॉटिकल माइल तक के दूरी के भूभाग का समुद्री भाग का आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप नया द्वीप चाहिए तो बना सकते हैं, या उसके अंतर्गत जो भी आपके संसाधन उपलब्ध हैं समुद्री संसाधन, उसका आप विदोहन कर सकते हैं। विदोहन का मतलब हो गया यूटिलाइजेशंस, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको होता है 200 नॉटिकल माइल तक के दूरी वाले पोर्शन का निर्धारण, जिसमें आप किसी भी तरह के आर्थिक संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। इसके बाद अब ये 200 नॉटिकल माइल के बाद की जो दूरी होती है वहाँ से हाई सी की शुरुआत हो जाती है। हाई सी 200 नॉटिकल माइल के बाद की दूरी हाई सी कहा जाता है। हाई सी यानी उच्च सागर। उच्च सागर जो है, इस उच्च सागर में अब फ्रीडम है, किसी भी देश का वहाँ से नाव जहाज़ जा सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही 200 नॉटिकल माइल के अंदर इन करती है किसी भी देश का जहाज़ या कोई बेड़ा इन करता है तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट कर देते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि चीन के जहाज़ी बेड़ा भारतीय सीमा में इन की तो उसको भगाया गया, खदेड़ा गया, इस तरह की बातें सुनने न्यूज़ में आती है, मिलती है। वो यही है, जो 200 नॉटिकल माइल का आपका लिमिट निर्धारित किया गया है उसके अंदर उसके बेड़ा को आना बैन है, या किसी भी तरह का जहाज़ बिना परमिशंस विदाउट इन्फॉर्मेशंस आपके यहाँ नहीं आ सकती है। ये 200 नॉटिकल माइल वाला लिमिट होता है। समुद्री सीमा जो है ये होता है। अब यहाँ के बाद हम लोग जैसे देखें कि समुद्री सीमा का निर्धारण कैसे हुआ, कहाँ से कहाँ तक हम लोग क्या क्या ये लिमिट किया गया है, इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। इसमें और भी आपने बहुत सारी चीज़ों को जैसे देखा कि समुद्री सीमा जो है वो निर्धारित है, तो उसमें और कौन कौन से आते हैं पॉइंट। एक और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, जैसे पुडुचेरी के बारे में आपने जाना होगा, और पहले इसको पांडिचेरी के नाम से पुकारा जाता था। तो ये पुडुचेरी जो है या पांडिचेरी जो है ये क्या है, ये कैसा, मतलब आप सुनते हैं कि या जानते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य है जिस राज्य के 4 ज़िले हैं और वो चारों ज़िले आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। अब देखिए कैसे है, पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जिसके 4 ज़िले हैं और चारों ज़िले आपस में जुड़े नहीं हैं। अब देखिए यहाँ एक यानम, ये आंध्र प्रदेश के पोर्शन में पड़ता है यानम, और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक छोटा सा जगह है, एक ज़िला है जिसको यानम के नाम से जाना जाता है। ये पुडुचेरी का एक ज़िला है। दूसरा आप चले आइए, अब यहाँ हम लोग तमिलनाडु में चले आते हैं। तो तमिलनाडु में जब आप आते हैं तो तमिलनाडु में एक पुडुचेरी, हम लोगों का जो मेन पुडुचेरी है वो तमिलनाडु में पड़ता है, और ये ज़िला इसके जस्ट बगल में करैकल ज़िला स्थित है। ये जो करैकल ज़िला स्थित है ये भी पुडुचेरी का ही भाग होता है। जो देखेंगे आप पुडुचेरी और करैकल में कहीं से कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग यहाँ भी देखे जा रहे हैं। ये पड़ जाता है तमिलनाडु में, और उससे भी एक खास बात कि अब जो है एक इस साइड में चला जाता है।
माहे जिसको आप नाम से जानते हैं, ये चौथा ज़िला आप माहे के नाम से जानते हैं, जो ये केरला के क्षेत्र में पड़ जाता है और केरला के क्षेत्र में ये माहे पोर्शन पड़ता है जो पुदुचेरी का हिस्सा है। तो ये 4 ज़िले हमारे ऐसे हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन पुदुचेरी ही राज्य का, पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के ये सभी ज़िले हुआ करते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट जो आप नोट करेंगे कि भारत के जो एक क्वेश्चन से यहाँ फिर पूछा जाता है, सीमा से ही जुड़ी हुई हम लोगों की बात है कि कौन से स्टेट जो हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े छोटे आते हैं। ये तो आप रटते भी हैं, तो हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे कि भारत के जो सबसे बड़े राज्य हैं वो क्रमशः पहले वो स्थान पे होता है राजस्थान होता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश होता है, तीसरा महाराष्ट्र होता है और चौथा जो होता है स्टेट वो उत्तर प्रदेश होता है। ये क्रम से पाए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान, दूसरा जो है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटे राज्य का क्रम क्या है। तो जब छोटे राज्य का क्रम होता है तो सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा होता है और गोवा से बड़ा सिक्किम होता है और सिक्किम से बड़ा जो होता है त्रिपुरा होता है और त्रिपुरा से बड़ा जो होता है वो नागालैंड होता है। तो क्रम से जब हम लोग जाते हैं तो सबसे छोटा गोवा, गोवा से छोटा सिक्किम और सिक्किम से छोटा जो है सिक्किम से जो बड़ा है वो नागालैंड होता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछता है, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन कि भारत के कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स और सबसे छोटे बड़े डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कच्छ है। कच्छ जो गुजरात में पड़ता है और उसी के जस्ट फिर आपको बाद जो सेकेंड सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है वो लेह के नाम से जाना जाता है, जो लद्दाख वर्तमान में लद्दाख का पोर्शन पड़ता है। जैसलमेर तीसरे स्थान पर आता है जो राजस्थान में होता है और चौथा जो है वो बीकानेर होता है। बीकानेर भी राजस्थान में पड़ता है और 5वें स्थान पर बाड़मेर होता है। कभी कभी क्रम से दे देता है कि इन्हें क्रम में सजाइए कि बड़े किससे छोटे के क्रम में लेकर के जाइए कि कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ा कच्छ हुआ, दूसरा लेह हुआ, तीसरा जैसलमेर हुआ और 5वां जो है बीकानेर है, चौथा बीकानेर है और 5वां बाड़मेर हुआ। ये क्रम से सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारे पाए जाते हैं। ये हम लोगों को था भारत के समुद्री भूभाग से जुड़ी हुई बातें जो आपको हमने बताया। और फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ कच्छ का रण होता है, यहाँ बे ऑफ खंभात या खंभात की खाड़ी पाया जाता है। हम लोग फिर नीचे जाते हैं, लक्षद्वीप ये अरब सागर में पड़ता है। ये वाला पोर्शन हम लोग देखते हैं हिंद महासागर का पोर्शन होता है जिसमें मन्नार की खाड़ी पड़ता है और पाक जलडमरू मध्य पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। आगे जब हम लोग जाते हैं तो फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाता है। इधर हम लोगों ने देखा ये सब हम लोग अंडमान और निकोबार का पोर्शन होता है। सबसे नीचे निकोबार होता है, इसको ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। ये सब फिर लिटिल निकोबार है। कैमोरा आइसलैंड्स होता है, कार निकोबार है, इसी के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है और यहाँ डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच से गुजरता है। मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान का पोर्शन पड़ जाता है। ये सब जो पोर्शन हम लोगों ने देखा ये हमारे भारत का समुद्री यानी मैरीटाइम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है और नॉटिकल माइल 1 नॉटिकल माइल 1.8 मील के बराबर होता है। 1.8 मील से हम लोग देखते हैं जो मील यानी हम लोगों को स्थल में भूभाग में डिस्टेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंदर हम लोगों ने फिर देखा कि आधार रेखा बनाया गया एक जो समुद्र के टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को इक्वल करने के लिए बराबर करने के लिए काल्पनिक रेखा माना गया जहां से समुद्र में दूरी मापी जाती है और वहां से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी हमारी रीजनल सी के नाम से जानी जाती है। 24 नॉटिकल माइल तक की दूरी जो है कॉन्टीजियस जोन के नाम से जानी जाती है, अविच्छिन्न मंडल के नाम से जाना जाता है या संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर 200 नॉटिकल माइल तक के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हिंदी में उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, जहाँ तक हमारे देश का आर्थिक विदोहन संसाधनों का, समुद्र के संसाधनों का आर्थिक विदोहन किया जाता है। इसके अंदर जैसे ही सुनते हैं कि मछुआरों वगैरह पकड़ लिया जाता है, श्रीलंका के मछुआरे को भारत ने पकड़ लिया, वो सब चीज़ इसी के अंतर्गत होता है जैसे सीमा को क्रॉस करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के अंतर्गत इनका निर्धारण किया गया है जो यूएनए के अंतर्गत होता है। और फिर हम लोगों ने देखा हाई सी शुरू हो जाता है, ऊंचे सागर 200 नॉटिकल माइल की दूरी जो आपका है, उसके बाद हाई सी ऊंचे सागर की शुरुआत हो जाती है जहां से किसी भी देश की कोई भी जहाज़ जा सकती है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं आना चाहिए। आपने लक्षद्वीप में देखा कि इसको यहाँ जो है मात्र 10 ऐसे
आइलैंड है जो जहाँ के इनहेबिटेड है, जहाँ लोग रह सकते हैं। और अंडमान निकोबार में देखा 572 में से 37 आइसलैंड ही हमारे रहने के योग्य हैं। भारत में कुल आइसलैंड की संख्या 1208 हम लोगों ने देखा है। ये सब डाटा जो हम लोगों ने देखा समुद्री सीमा के अंतर्गत देखा, इसको आप स्टडी करते रहें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले क्लास में देखते हैं कि विश्व के कुछ जो हमारे प्रति नेक्स्ट डे यानी अगले क्लास की जो हमारी शुरुआत होगी, नेक्स्ट डे की क्लास यानी डे 5 की जो क्लास होगी उसमें हम लोग विश्व के प्रमुख प्रसिद्ध सीमा रेखाओं को देखेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ और तथ्य फिर हम लोग अगले क्लास में फिर नेक्स्ट क्लास के वीडियोज़ में हम लोग कैरी करेंगे। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छा करें, अच्छे उज्जवल भविष्य का आप निर्माण करें। आपके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और सुखद जीवन आपका हो, इसके लिए मेरा यह लक्ष्य है कि हम आपको अच्छा से अच्छा करें। जय हिंद, जय भारत।